Hello everyone. Today we will start development class 10th. तो डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? हाई राइज बिल्डिंग्स, दुबई, ये तो डेवलपमेंट है ही। बट क्या आपको पता है हर इंसान के लिए डेवलपमेंट के मायने अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल इस फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या है कि इनको हाई प्राइसेस मिल जाए इनके क्रॉप्स के लिए। एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट क्या है बताइए? आप स्टूडेंट हैं, ऑफ कोर्स आपकी रैंक अच्छी आ जाए। एक रिक्शा पुलर के लिए क्या है डेवलपमेंट? एक रिक्शा पुलर उसको एक टैक्सी मिल जाए, यही है उसके लिए डेवलपमेंट। वो सिर्फ आगे बढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। और शायद ताजमहल बनाना भी शाहजहां के लिए डेवलपमेंट ही रहा होगा, या मुगल्स के लिए ताजमहल या मोनूमेंट्स बनाना भी डेवलपमेंट रहा होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक इंसान का डेवलपमेंट दूसरे इंसान के लिए अनडेवलपमेंट हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने अपने लिए फैक्ट्री लगाई, बट उस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं या पोल्यूशन न जाने कितने लोगों के लिए अनडेवलपमेंट है। या फिर एक ट्रेन, वो एक डेवलपमेंट है जब वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, बट अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए अनडेवलपमेंट बन जाती हैं। ठीक उसी तरह ये हाई राइज बिल्डिंग्स, ये भी अर्थक्वेक आने के बाद अनडेवलपमेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। हाउ डू वी मेजर डेवलपमेंट? कैसे डेवलपमेंट को नापेंगे? हमें उसके लिए पर कैपिटा इनकम निकालनी पड़ेगी। और ये पर कैपिटा इनकम क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। मतलब एक देश ने एक साल में कितना पैसा कमाया टोटल, उसको हम उसकी पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तब जाके हमें ये पर कैपिटा इनकम मिलती है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप सभी को पता है। वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टीमेट बनाया है और उसके अकॉर्डिंगली रिच कंट्रीज उन्हीं को माना जाएगा जिनके यहाँ अमेरिकन डॉलर में $12,056 से जहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी वो रिच कंट्रीज़, और 1040 अमेरिकन डॉलर से कम जिनकी पर कैपिटा इनकम होगी वो पुअर कंट्रीज़। तो इस सिचुएशन में इंडिया कहाँ पे आता है? इंडिया की इनकम 2017 के अकॉर्डिंग $1,820 पर कैपिटा इनकम थी। ये पर कैपिटा इनकम है क्या? दिस इज़ अ काइंड ऑफ एवरेज इनकम। ये एवरेज इनकम है एक देश की। इट मीन्स कि अगर हम किसी देश की एवरेज इनकम निकाल लेते हैं तो हमें उस देश के बारे में पता चल जाएगा, उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा कि वो देश कितना इकोनॉमिक कैपेबल है। बट डज इट रियली वर्क? क्या ये रियली काम करता है? क्या हमें किसी देश की एवरेज इनकम उस देश की रियल इकोनॉमिक सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे सामने दो कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए की जो एवरेज इनकम है, मतलब पर कैपिटा इनकम है, वो 10,000 है। और कंट्री बी की भी जो पर कैपिटा इनकम है, जो एवरेज इनकम है, वो 10,000 रुपीज़ ही है। बट यहाँ पे कंट्री ए जो है उसमें हम देखते हैं कि सभी लोगों की इनकम ऑलमोस्ट एवरेज है। लाइक किसी की 10,500, किसी की 11,000, किसी की 13,000, किसी की 9,500, 10,100। बट जो कंट्री बी है उसकी इनकम में डिस्पैरिटी है। कुछ लोग तो 1,20,000 रुपीज़ कमा रहे हैं, कुछ लोग 2,40,000 रुपीज़ कमा रहे हैं। बट जो मोस्टली लोग हैं वो बहुत कम पैसे अर्न कर रहे हैं। इसको हम इनकम डिस्पैरिटी भी कहते हैं, इनकम में असमानता होना। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं बट कुछ लोग बहुत कम पैसे ही अर्न कर पा रहे हैं, और हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम है। ये इमेज आपकी बुक में भी दी हुई है। ये वो लोग हैं, ऐसा देश है जहाँ पे सबकी एवरेज इनकम इक्वल है। बट ये वो देश है जहाँ पे कुछ लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोग कम, और ये सिचुएशन आपके इंडिया की है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, और डेवलपमेंट में हमने देखा कि किस तरह से सिर्फ मनी ही सब कुछ नहीं होती है,
और अब हम अदर क्राइटेरिया देखेंगे डेवलपमेंट के, क्योंकि सिर्फ अच्छी इनकम होना ही डेवलपमेंट नहीं होता। सो चलिए अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स की। हरियाणा 1,62,000 पर ईयर, केरला 1,40,000, बिहार 31,000, और ये डेटा है 2015 और 16 का। तो इससे क्लियरली जो विनर दिख रहा है वो हरियाणा दिख रहा है और केरला सेकंड नंबर पर नज़र आ रहा है। बट क्या ये सच है? नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं हरियाणा, केरला और बिहार के अदर फैक्टर्स को जो कि इनकम नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। ये है इन्फेंट, 0 to 1 ईयर ऑफ एज को इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? अगर किसी विलेज में 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें से कितने बच्चे नहीं बच पाए, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो हरियाणा में 33 बच्चों की डेथ हो जाती है 1000 बच्चों में से, केरला 10, बिहार 38। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट का मतलब होता है पूरे पॉपुलेशन में से 7 इयर्स एज से ज़्यादा के जो लोग हैं वो पढ़ और लिख सकते हैं या नहीं। लिटरेसी में भी यहाँ पे हरियाणा सबसे ऊपर नहीं है। अब बात करते हैं 14-15 इयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रन की जो स्कूल अटेंड करते हैं, इसमें भी हरियाणा पीछे नज़र आ रहा है। तो जो हरियाणा पर कैपिटा इनकम में आगे था, या हम कहें इनकम में आगे था, वो डेवलपमेंट के अदर फैक्टर्स में पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे क्लियर विनर है केरला। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैसा ही सिर्फ डेवलपमेंट का सिंबल नहीं होता है। पब्लिक फैसिलिटीज़ भी आपको आपकी बुक में पढ़ना है, और पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, साफ़ सफाई, ड्रिंकिंग वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं। जैसा आपने देखा, केरला पब्लिक फैसिलिटीज़ में नंबर 1 है और हरियाणा पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 था। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के मामले में हरियाणा पीछे और केरला आगे हो गया। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, और इसको बनाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो ऊपर मार्क किया हुआ है मैंने सबसे, उसमें लिखा हुआ है कि इनकम ही सब कुछ नहीं है। सेकंड जो मैंने मार्क किया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन भी डेवलपमेंट को डिसाइड करता है। सबसे नीचे जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को मैंने मार्क किया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है कि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ और इनकम क्राइटेरिया, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं डेवलपमेंट होने या ना होने के। स्टूडेंट्स, ऐसे हमें समझ में आता है कि डेवलपमेंट क्या है। केवल ज़्यादा इनकम होना ही डेवलपमेंट नहीं है। आप इसी रिपोर्ट को देख के समझ सकते हैं कि इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में 130 पोजीशन पे। अब पढ़ते हैं बॉडी मास इंडेक्स को। बॉडी मास इंडेक्स होता है डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। आपकी बुक में बॉडी मास इंडेक्स कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालेंगे। एक लड़का है रणबीर जिसका वेट है 60 kg, उसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड स्टेप, कन्वर्ट द हाइट फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर। 170 को मीटर में 1.7 मीटर आएगा। देन स्क्वायर ऑफ हाइट, हाइट का स्क्वायर करेंगे, 1.7 मल्टीप्लाई बाई 1.7 2.89 आता है। अब फॉर्मूला वेट डिवाइड बाई हाइट का स्क्वायर। वेट था 60, हाइट का स्क्वायर 2.89, बॉडी मास इंडेक्स निकला 20.76। दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। आप भी अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। आपको आपकी हाइट और आपका वेट पता होना चाहिए। आपका अगला टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हम किसी भी रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करें जिससे वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे। अब पढ़ लेते हैं आपकी बुक से। तो आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जिससे हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रहा है। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लेने हैं बुक से। पहला एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो इंडिया में जितने भी डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे वेस्टर्न यूपी, पंजाब, जहाँ पर बहुत अच्छा एग्रीकल्चर भी होता है, वहाँ पर वाटर की कमी हो रही है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डाउन हो रहा है।
सेकेंड एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल का। अगर हम देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ लाइक दुबई, कतर, तेहरान, ईरान, इनमें जो ये अपने रिसोर्सेज हैं उनको सिर्फ 70 साल का ही इनके पास बचा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ 10 साल का, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 50 साल के बाद पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाएगा। तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से फिनिश कर रहे हैं ये आपने समझ लिया। सो ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको, और अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे आगे भी मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।